वीडियो को देखने से पहले हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत वीडियो यदि आपको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण लगे तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये चैनल आपको हर जरूरी जानकारियां देने के लिए भरपूर मेहनत करता है, अतः आप भी हमारी इस मेहनत को साकार करें। चलिए मैं अब आपका समय व्यर्थ न करते हुए आस्तिक सर के क्लास में ले चलता हूँ, जो आपको इतिहास की जानकारियां बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से देने के लिए बहुत ईमानदारी से पूरी कोशिश करते हैं और हम उनके द्वारा की गई इस कोशिश को नमन करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने भारत से ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए हिटलर तक को अपने साथ मिला लिया। जी हां, नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अप्रतिम नेता और असाधारण क्रांतिवीर थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावी रूप से देश की सीमाओं के बाहर ले गए, जो कि अपने आप में ही हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में संभवतः ही एक विलक्षण कार्य था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का करिश्माई और प्रेरणादायी नारा तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हर लोगों के हृदय में देश प्रेम की लहरें पैदा करता है और वास्तव में यह नारा राष्ट्रीय एकता की पहचान ही बन गया। ऐसे ही सूरवीर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक के रावेनशाह कॉलेजिएट स्कूल में हुई, जबकि उच्च शिक्षा उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त करी। वर्ष 1920 की घटना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और चौथा स्थान प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया। इसी समय देश में गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतीय जनमानस द्वारा ब्रिटिश सरकार से आजादी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस भी राष्ट्रीय आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अप्रैल 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र दे दिया और स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस की आकांक्षा स्वतंत्रता के संघर्ष को चरणबद्ध रूप से समझने की थी, जिसके लिए नेताजी स्वयं महात्मा गांधी जी से मिले और उनके समक्ष अपने कुछ प्रश्न रखे, जिसका गांधी जी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, परंतु उनके कुछ ही उत्तरों से सुभाष चंद्र बोस संतुष्ट हुए, जबकि अन्य उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मुलाकात के बाद वापस कलकत्ता आ गए और देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ उनकी पहली ही मुलाकात निर्णायक साबित हुई और बोस को यह विश्वास हो गया कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया है जिनका वे अनुसरण कर सकते हैं। चित्तरंजन दास ने भी नेताजी का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें अनेक जिम्मेदारियां भी सौंपी। वर्ष 1921 में देश भर में राष्ट्रभक्ति की लहर जंगल में फैली आग की तरह चल रही थी और गांधी जी के आह्वान पर संपूर्ण भारतीय जनमानस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहा था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर रहा था। इसी जन विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने आनन फानन में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में संवैधानिक सुधारों को शुरू करने हेतु एक आधार तैयार किया, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। नवंबर 1921 में जैसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा की घोषणा हुई, वैसे ही कांग्रेस ने प्रिंस के बम्बई पहुंचने वाले दिन लोगों से पूर्ण हड़ताल में शामिल होने का आह्वान कर दिया। अन्य भारतीय शहरों की तरह कलकत्ता में भी पूर्ण हड़ताल हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 महीने की कारावास की सजा सुना दी। इसी से परेशान होकर 31 दिसंबर 1922 को देशबंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और 1 मार्च 1923 को मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक अपनी ही पार्टी का गठन किया, जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। 1924 में देशबंधु चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर निगम के प्रथम महापौर चुने गए और सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। वहाँ भी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया और अपनी सूझबूझ और मेहनत के दम पर नेताजी ने कलकत्ता नगर निगम प्रशासन की काया ही पलट कर दिया और उसे एक नया स्वरूप और दिशा प्रदान की। 1924 के मध्य तक स्वराज पार्टी और उनके सदस्यों का प्रभाव और प्रतिष्ठा पूरे देश भर में जंगल में फैली आग की तरह फैल गया। ब्रिटिश सरकार स्वराज पार्टी द्वारा प्राप्त लगातार सफलताओं को
हजम नहीं कर पा रही थी। उसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इस संगठन की मुख्य जड़ पर ही प्रहार कर दिया और 25 अक्टूबर 1924 की रात को सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर रंगून की जेल में भेज दिया गया। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन में देश में समानांतर सरकार गठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस सरकार ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर तथा वामपंथी पक्ष के अनेक व्यक्तियों को कांग्रेस कार्य समिति से बाहर निकाल दिया गया। वर्ष 1930 की घटना है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी का गठन किया, जिसे हम कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानते हैं। परंतु जब सुभाष चंद्र बोस लाहौर से कलकत्ता वापस लौटे तो ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुना दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाने लगा। इसी संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार कर मध्य प्रांत के सिवनी नामक स्थान पर एक छोटी सी जेल है, जिसमें बंद कर दिया गया। 1 वर्ष के भीतर ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर यूरोप चले गए। जनवरी 1938 की घटना है। जब वो लंदन में थे तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है, इसलिए वे शीघ्र ही भारत वापस लौट आए। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में जीत हासिल कर ली। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा समर्थन प्राप्त डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। इस चुनाव के बाद ही कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसी घटना को हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा कर दी। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो अगले कांग्रेस अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अंग्रेजों ने सुभाष को उन्हीं के घर में नजरबंद करके रख दिया। जनवरी 1941 की देर रात में उन्होंने अपना वेश बदला और अपने एल्गिन रोड स्थित घर से निकलकर दिल्ली पहुंच गए और पेशावर के रास्ते काबुल पहुंचे। अंततः सुभाष चंद्र बोस अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए, अनेक समस्याओं से लड़ते हुए जापान पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री हिकारितो तोजो ने उनका स्वागत किया और उनके उद्देश्य में उनकी सब सहायता करने का वचन दे दिया। 4 जुलाई 1943 की घटना है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उनके सर्वोच्च कमांडर बने और उसका मुख्यालय सिंगापुर में बनाया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की एक ऐतिहासिक सभा में उन्होंने आजाद हिंद नाम की अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। अंतरिम सरकार को 9 राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्रदान किया गया, जिसमें तत्कालीन 3 विश्व शक्तियां शामिल थी, जिसमें पहला नाम जर्मनी का आता है, दूसरा जापान का और तीसरा इटली का। जनवरी 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नारा देकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित किया था। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज अराकान मोर्चे तक पहुंच गई और दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए अपनी मातृभूमि की ओर प्रस्थान किया। दुर्भाग्यवश माउंटबेटन के नेतृत्व में वायुसेना से सुसज्जित अंग्रेजी सेनाएं आजाद हिंद फौज के बढ़ते कदम को असम के भीतर घुसने से रोकने में सफल हो गई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस वापस सिंगापुर चले गए और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके इस विषय पर चर्चा किया। इसी बीच 15 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण की सरकारी तौर पर घोषणा कर दी गई। 2 वर्षों के भीतर ही जब भारत आजाद हो गया तो प्रत्येक भारतीय को स्मरण हुआ कि नेताजी ने सच ही कहा था कि इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु उनके विचार, आदर्श और स्वप्न सदा अमर रहते हैं।
18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा द्वीप में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर अब तक संशय बना हुआ है। इनकी मृत्यु को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने अपने बूते एक अलग फौज का गठन कर दिया था और जापान सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी से इतना प्रसन्न था कि उन्होंने सुभाष को अंडमान निकोबार द्वीप सौंप दिए। हम ऐसे सूरवीर योद्धा की बहादुरी और हिम्मत को सत सत नमन करते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने ग्रुप में शेयर करके हमें मोरली सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हम आपके इस सपोर्ट के लिए आपको दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।